तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष कुमार। और आज हमारे साथ हैं पवन। पवन का इस बार रैंक गेट स्टैटिस्टिक्स 2024 में 17 रैंक है। और ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है, एक्चुअली हमारे यहाँ पढ़ाते भी हैं। ये इस बार गेट जो हमारा CSIR नेट का जो बैच अभी चल रहा है PY उसमें ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। पिछले साल गेट बैच में इन्होंने क्लासेस लिए थे रिग्रेशन के और मल्टीवेरिएट के। तो और आगे भी शायद हमारे साथ रहेंगे होपफुल। तो अभी हमारे साथ ये शेयर करेंगे कि इनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही, कैसे इन्होंने तैयारी किया था, और कैसे ये मतलब क्या स्ट्रैटेजी है जो नए बच्चे हैं वो कैसे इनसे सीख सकते हैं एक्सपीरियंसेस से, और कैसे अच्छा रैंक गेट में ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम पवन आपको। Thank you. तो एक बार बताइए My अपना name is जर्नी। हाँ, यस। Pawan Kumar, and I am graduated from Banaras University BHU, and I post graduated from IIT Kanpur. And currently I am preparing for GATE, but I ranked GATE in 17. मैन बात गेट में क्या है कि गेट का जो एग्जाम होता है वो लाइक ए जैम एग्जाम होता है। तो अभी गेट का जो नेचर है वो जैम है एकदम जैम की तरह है। मतलब उसने थोड़ा सा टच किया है, अगर मास्टर्स के सिलेबस को टच किया तो उसने थोड़ा सा टच किया। तो अगर कोई जैम का प्रिपरेशन करता है ठीक से तो गेट में अच्छा रैंक ला सकता है। जैसे गेट के क्वेश्चंस हैं। और स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में अभी कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल तो है नहीं। मतलब बुक्स कौन सी फॉलो करें या कौन सी बुक्स हैं, तो ये सब एक्चुअली में एक बुक्स में तो कंटेंट पूरा मिल नहीं सकता। किसी में डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी अच्छी है तो किसी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग अच्छी है, किसी का इन्फ्लुएंस अच्छा है। तो उसके लिए क्या करना है कि पहले तो तुमको सबसे पहले PYQ जितना सॉल्व कर सको, जितने मल्टीपल टाइम सॉल्व कर सको, मिनिमम 8 to 10 टाइम्स PYQ सॉल्व करो, मिनिमम 8 to 10, जितना बाकी जितना कर सको। और देन हाँ, जब PYQ सॉल्व करो तो उससे अपना कंटेंट बना लो। मतलब उसमें कंटेंट क्या होगा कि जैसे जैम है या गेट है, उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट ही होने हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मोर रिपीटेड होते हैं, वो सिर्फ क्या करता है कि फंक्शन चेंज करेगा, सिर्फ ओनली चेंज करेगा फंक्शन। तो उसमें तुमको क्या करना है कि वो चीज लिख लेना है। और लिखने के बाद क्या करना है कि उसमें सिर्फ वो फंक्शन चेंज करेगा। तो उससे कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा जब PYQ करोगे, ठीक है। एंड अगर PYQ सॉल्व कर रहे हो देन उसके बाद जैसे स्टार्ट करिए। और हाँ, अगर तुम मैथ में स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे पहले तुमको मैथमेटिक्स स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छी तुम्हारी मैथमेटिक्स रहेगी स्टैटिस्टिक्स उतना ही अच्छी रहेगी। बाय द वे, अगर तुम स्टैटिस्टिक्स सीखना चाहते हो, अगर तुम्हारी मैथ अच्छी है तो एक 1 मंथ मतलब एनफ है। स्टैटिस्टिक्स तुम बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो 1 मंथ में, तुम पूरा स्टैटिस्टिक्स, लेकिन तुम्हारी मैथ सही होगी। जैसे बाय द वे, मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो कोई क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल से सॉल्व कर रहे हो। अब उसने पूछ लिया कि सिग्नम ऑफ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो सिग्नम ऑफ एक्स तब तुम तभी इनिशिएट कर सकते हो ना जब तुम मैथमेटिक्स में फंक्शन जानते होगे। अब तुम फंक्शन ही नहीं कोई जानता, तो कहाँ से इनिशिएटिव ले सकता है। इसीलिए जिसका मैथ जितना स्ट्रांग रहेगा उसका स्टैट्स उतना ही स्ट्रांग रहेगा। इसीलिए मैथ वाले स्टैट्स में ज्यादा अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि स्टैट्स में जितना स्टैट्स वाली थ्योरी, ठीक है, थ्योरी कोई भी कर लेता है। बिकॉज अभी जैम एंड गेट ने, जैम तो ठीक है, जैम तो लो लेवल है, BSc का है, लेकिन गेट का जो लेवल है अभी इतना हाई हुआ नहीं। बिकॉज गेट के जितना अपर टॉपिक है, जैसे रिग्रेशन है, मल्टीवेरिएट है एंड स्टोकास्टिक्स है, वो 15 नंबर से ज्यादा आता ही नहीं, 15 मार्क्स से ज्यादा आ ही नहीं रहा है। तो जो मार्क्स मिनिमम जो मार्क्स आ रहे हैं, मान ली 15 का एप्टीट्यूड है तो 15 का एप्टीट्यूड, 17 मार्क्स का तो अभी भी जैम से ही आ रहा है ना। तो जैन जिसका स्ट्रांग होगा, अजैम स्ट्रांग का मतलब जिसका मैथ स्ट्रांग होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक की कुछ ही थ्योरी है, एक तरह से वो फार्मूले हैं स्टैटिस्टिक के। फार्मूले तो याद कर लोगे लेकिन मैथ कहाँ अप्लाई कर पाओगे। मान लो कोई इंटीग्रेशन दे दिया गामा बीटा का, सपोज गामा उसने दे दिया, जैसे पिछली बार जैम में दिया था उसने, एक इंटीग्रेशन था e⁻⁻x², ऐसे। अब वो इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैथ अगर स्ट्रांग नहीं है तो कहाँ से तुम सॉल्व कर पाओगे। और IIT यही करता है कि वो क्या करता है कि फंक्शन चूज करता है। वो जानता है कि तुम स्टैट्स लगा लोगे, तुम फंक्शन फार्मूला अप्लाई कर दोगे, लेकिन मैथ नहीं कर पाते। इसलिए जो भी स्टैट्स की तैयारी करना चाहता है, मतलब जो भी करे, तो उसके लिए सबसे पहले वो मैथ स्टार्ट करे, फोकस ऑन मैथ। बिकॉज स्टैट्स की थ्योरी तो तुम अप्लाई कर लोगे। हाँ, वन ये होता है रैंडम थिंग हो जाए कि तुम्हें थ्योरी ना पता हो तो ठीक है, लेकिन मोनली फोकस ऑन मैथ, बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा उतना अच्छा मार्क्स ला सकते हो अपने स्टैटिस्टिक्स तो काफ़ी अच्छा आपने बताया। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि PYQ बिल्कुल है ना, सही बताया इन्होंने कि PYQ पहले ढंग से सॉल्व करना आना चाहिए, फिर मैथ अपना में। स्ट्रॉन्ग करना PYQ पड़ेगा से क्या फिर। होगा कि एक ओवरव्यू बनता है, किसी भी एग्जाम का अगर तुम PYQ सॉल्व कर रहे हो, ओवरव्यू बनता है। क्योंकि जब हम लोग जैम दिए थे ना, मैं जैम भी क्वालिफाई हूँ 2020 में,
तब कोचिंग तब इतना ज्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो हमने क्या किया था, पीवाईक्यू से नोट्स बनाया था। एंड हाँ। एक बुक आई थी इसमें मोहम्मद अरशद सर की, अच्छा आईआईटी अच्छा। कानपुर से स्कॉलर हाँ, थे। सॉल्यूशन उस बुक। बुक को उस बुक को उस सोल्यूशन को हमने बुक मान के सॉल्व किया था कि ये एक बुक है स्टैट्स की। तब उस बुक से ही हमने सोल्यूशन सीखा था, इस बुक से ही हमने स्टैट्स की थ्योरी, बिकॉज वो बहुत अच्छी बुक लिखा था उन्होंने। तो उस बुक को ही हम लोगों ने अपनी मतलब एक बुक माना कि एक बुक है, ये जैम का प्रीवियस ईयर ना हो के बुक है, वहीं से सीखा था। क्योंकि उस समय मार्केट ना तो इतनी मार्केट थी किसी, और ना ही चीजें थी, तो उससे उसी से स्टैट्स हमने सीखा सीखा था, बिकॉज स्टैट्स में जो बुक्स है, ठीक है। और अगर बुक्स ही देखना है तो बुक में फिर एक हार्वर्ड स्टैट्स 110 करके जो है बिलस्टीन प्रोफेसर है, वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट टाइप के उनके पास फंक्शन है, तो उनकी जो बुक्स है वो बहुत हेल्पफुल होगी जैम में। बाकी बीके रोहतगी काफी हेल्पफुल है, बिकॉज बीके रोहतगी में भी फॉरेन राइटर है। और एस सी गुप्ता, बीके कपूर भी बेसिक के लिए बहुत स्ट्रांग बुक है। एंड क्योंकि अब जैसे एक इन्फ्लुएंस की बुक है, साउथ इंडियन राइटर है कोई धन्ना साहब। गोपाल राजन करके। गोपाल राजा, अच्छा हाँ। हाँ, और प्रसन्ना साहू बेसिक, तो बेसिक के बहुत लिए बहुत बेसिक। अच्छी होती है, स्टैट्स की हाँ। बहुत अच्छी बेसिक के लिए। जिसको जिसको जैसे मान लो मैथ आती है, अगर उसको स्टैट्स की थ्योरी समझना है तो वो प्रसन्ना साहू से स्टार्ट करे। हम्म, प्रसन्ना साहू उसके लिए एनफ है। अगर वो फिर उसके बाद वो पीवाईक्यू सॉल्व कर देगा तो मोनली जैम में कर लेगा, तब बस जैम या गेट कोई भी हो, गेट में भी कवर कर लेगा। क्योंकि गेट में अभी, और बाकी गेट में जो आता है मतलब मोर सिलेबस आता है, तो उसको एक बार लीव भी करके काम कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने बताया, अभी इन्होंने खुद जैम क्वालिफाई किया हुआ है और इनका आईआईटी कानपुर से एमएससी इन्होंने किया है स्टैटिस्टिक्स में। और इस बार हमारे, जो बताया मैंने, इस बार पढ़ा रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ पिछले 2 साल से जुड़े हैं, पिछले साल विकेट बैच में थे, इस बार भी हैं। तो इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो मतलब मैंने सीखना पड़ता है, तो बाकी लोगों को भी जिनको अच्छा करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखना पड़ेगा कैसे? यू कैन पीवाईक्यू, जैम गेट का पीवाईक्यू करो, उससे सीखो, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो ये है कि जैसे, और आप ये बताइए, तो गाइड तो आपने काफी अच्छा कर ही दिया, तो जो गलतियां जनरली जो लोग करते हैं वो क्या है बताइए, जो गलती नहीं करे बच्चे, जैसे कुछ बच्चे हैं बल्कि ना, जो मेन बात जो मिस्टेक्स। मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की, मिस्टेक्स क्या होती हैं बच्चों की। पहली बात तो मेनली सबसे पहले मैंने बताया कि मैथमेटिक्स, जो भी स्टैट्स में रैंक लाना चाहता है तो मैथमेटिक्स को फोकस करे। उसको मैथ्स बहुत आनी चाहिए, एक तरह से मैथ में उसका कमांड अच्छा हो। क्योंकि मोनली अगर तुम किसी क्वेश्चन का इनिशिएट ले रहे हो तो बहुत अच्छा, तुमने इनिशिएट ले लिया, लेकिन बाय द वे सेकेंड लास्ट स्टेप में तुम अटक गए, तुमने कोई फंक्शन दे दिया, इंटीग्रेशन दे दिया गामा का, और तुम्हें गामा का इंटीग्रेशन नहीं याद है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ ही नहीं, क्वेश्चन तो आंसर आया ही नहीं, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मतलब है। इसलिए वहां मैथ ही वर्क करेगा। पहला तो दूसरा मिस्टेक्स क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंटेंट को सही नहीं फॉलो करते। कंटेंट क्या होता है, उन लोगों के पास कंटेंट ही नहीं मिल पाता मार्केट में। जैसे क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स है इंडियन में, इंडियन आता है कि उसमें क्या है कि वो लोग जैसे जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी की, तो उसमें एक मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जब मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है तो बच्चे उसको एज ए कॉन्टिन्यूस मानने लगते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, जबकि वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब ये, अब तुम्हें मिक्सचर पढ़ना है तो मिक्सचर के लिए किसी अच्छी बुक को जब फॉलो करोगे, जब मिक्सचर रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आएगा तभी उस क्वेश्चन को डील कर पाओगे। जब नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, इसके लिए तुमको अच्छी बुक्स देखना पड़ेगा, तब मिक्सचर्स के लिए। और इन द सेंस जैसे आप कोचिंग्स हैं, कोचिंग की बात करते हैं, तो हाँ। कोचिंग में असाइनमेंट प्रॉपर मिलेगा। तो वो जो असाइनमेंट्स होते हैं, जो डीपीपी होती हैं, उसमें सारे क्वेश्चन एक जो असाइनमेंट जनरेट करता है, असाइनमेंट क्रिएट करता है, वो मोनली सारे सिलेबस को, जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी उसने उठाया या रैंडम वेरिएबल्स उठाया, तो रैंडम वेरिएबल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कंटेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट दे देगा। तो इससे क्या होगा कि तुमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार तुमको इस डीपीपी लगा लिए, तुमने डिफरेंट क्वेश्चन सीख लिए, इसके बाद तुमने क्यूआईक्यू लगाया, अब तुमको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं इसलिए अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा एग्जाम में। और यही होता है कि हम लोग जब बुक्स फॉलो करते हैं तो इस बुक में कहीं ये अच्छा है, उस बुक में वो अच्छा है, तो इसमें क्या होती है, कोचिंग बहुत हेल्पफुल हो जाती है। हम्म। तो ऐसे तो चलो, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट पहले से भी था, लेकिन क्या लगता है हमने आपको किस तरीके से थोड़ा बहुत हेल्प किया है? नहीं, आपने हेल्प क्या किया, एक्चुअली में मेरा कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, लेकिन एक्चुअली में मैं हाँ प्रैक्टिस नहीं करता था क्वेश्चन में। सबसे हाँ बड़ी बात है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रैंक लाना भी उतना पास भी नहीं था अगर मैं yes, प्रैक्टिस नहीं करता। तो मान ली हाँ। मैंने प्रैक्टिस किया, आपके साथ है कि मैंने प्रैक्टिस किया, और जो मेरा कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना एंड बार बार क्वेश्चन जैसे उस टाइप में क्वेश्चन आना, वो मैंने सीखा कोचिंग से। सबसे ज्यादा मैंने अपने कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज करना सीखा।
यस। बार बार उसी डाउट को सॉल्व करना, तो एक तरह से वो मेरे मेमोरी में आ चुका। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का था, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आया था, मतलब कौन सा हाँ। प्रोबेबिलिटी होगी। एक्चुअली में उसमें कुछ नहीं किया उसने उसने क्या किया कि दो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ले लिया है और बेसिक डिफिनेशन लगा दिया सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। यस। अगर अब तुमको बेसिक डिफिनेशन नहीं आती सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, तुम उस क्वेश्चन को कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। इवन मैंने तो उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, मैंने उसमें डायरेक्ट आंसर ही लगाया, इसका यस। आंसर तो यही होगा। हम्म। उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना था। अब जैसे पिछली बार जब जैम का हुआ था, जैम में उसने एक्सपेक्टेशन पूछा था इंडिपेंडेंट यस। ऑफ थीटा। हाँ उसमें हाँ। राव ब्लैकवेल थ्योरम का यूज था एक्चुअली में। राव ब्लैकवेल थ्योरम क्या कहती है, वो सफिशिएंसी की बात करती है। और जब तुम जान जाओगे कि यहाँ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ये है, तो एक्सपेक्टेशन कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाएगा, वहाँ राव ब्लैकवेल लगा दो। और राव ब्लैकवेल डिफाइन किसके बेसिस में है, राव ब्लैकवेल डिफाइन है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के बेसिस पे। हम्म। तो अगर अब ये यूज है थ्योरम्स के, ये तुम्हें थ्योरम्स ये है, ये यूज होते हैं थ्योरम्स, जहां मैथ नहीं लगेगी कुछ। अगर तुम्हें थ्योरम्स आती है तो विद इन 5 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व, इसका आंसर यही, क्लिक कर दो। ये यूज होते हैं थ्योरम्स के। बिल्कुल, मतलब और आपका मोस्टली क्या होता है, definition। बच्चा थ्योरम्स ही नहीं जानता कि वो तो याद कर लिया कि रॉब ब्लैकवेल ये है, लेमन सफेस ये है, यूएमबी भी ऐसे है। अब उसको यही नहीं पता कि मैं क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करूं इस थ्योरम का। हम्म। ये डाउट यहाँ पर मिस्टेक होती है बच्चों से। यस, मतलब एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको डेफिनेशन एंड थ्योरम्स को अप्लाई करना आना चाहिए, सिर्फ जानना हाँ, जानना बेसिक काफी नहीं है। डेफिनेशन किसी भी, हम्म। हाँ किसी भी क्वेश्चन को अप्लाई करना एंड किसी भी क्वेश्चन को बाय डिफिनीशन सॉल्व करना एक अच्छा बैकग्राउंड है कि तुम एक क्वेश्चन को अच्छा डील कर पाओगे और लास्ट तक तुम क्वेश्चन को ले जा सकते हो। यस। क्योंकि इनिशिएट अगर अच्छा होता है तो क्वेश्चन आगे लॉन्ग टर्म तक चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने इनिशिएट अच्छा नहीं लिया क्वेश्चन में, नहीं थ्योरी सही अप्लाई किया, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये गारंटी नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो अभी आपका गेट में अच्छा रैंक है और अभी आपका पीएचडी का प्लान कर रहे हैं ना फ्यूचर में। हाँ बिल्कुल पीएचडी का। चलिए, मेरा बेस्ट विशेस आपके साथ, आई होप अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा आपका। और कोशिश। तो इन्होंने अच्छा गाइड किया, बाकी लोग जो न्यू एस्पिरेंट्स है जैम या गेट के, तो आपको काफी हेल्प करेगा जो पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। और जी। सेकंड चीज ये है कि सिलेबस को देखकर बिल्कुल डरे मत। सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस को देखकर बिल्कुल भी मतलब अफ्रेड मत हो या पैनिक मत हो कि बहुत बड़ा सिलेबस है। या अदर बैकग्राउंड के हैं, मान लो तुम मैथ बैकग्राउंड के हो और तुम्हें स्टैट्स में अच्छा करना है, या किसी अदर बैकग्राउंड के हो, तो सिलेबस देख के पढ़ो। अगर तुम्हारी मैथ अच्छी है तो ये गारंटी देते हैं हम कि 1 मंथ में तुम स्टैट्स बहुत अच्छी कर देंगे। बस मैथ अच्छी करके आओ अपनी मैथ। और अगर मैथ नहीं अच्छी है तो उसके लिए तुम बेसिक मैथ के कोर्सेज करो, बेसिक मैथ करो। जैसे अब लीनियर अलजेब्रा है, तो लीनियर अलजेब्रा तुम्हारी अच्छी है, तो इसीलिए स्टैट्स में मैथ के कोर्स वो आता है। एक्चुअली में जो आईआईटी का स्ट्रक्चर है कोर्स का, वो मैथ पे ही एक्चुअली में मैथ के कोर्स वर्क को इसलिए कराता है क्योंकि अगर तुम्हारी मैथ नहीं अच्छी है ना, तो तुम स्टैट्स कभी अच्छी नहीं कर सकते। हम्म। स्टैट्स इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैट्स कहीं दूसरा सब्जेक्ट नहीं, वो पार्ट ही बना है मैथ का। तो इसलिए मैथ पे फोकस करके, और स्टैट्स सीखना कोई टफ टास्क नहीं इसका। स्टैट्स में थ्योरम्स हैं, स्टैट्स इजी है, सीख जाओगे, लेकिन मैथ स्टैंड करके आओ। यस, तो आपने सही बताया। सो पवन, आई थिंक ठीक है, तो हम लोगों ने काफी अच्छा डिस्कस किया। फिर भी एंड में अगर समराइज करना चाहें कि जो बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो एक बार हम्म। कैसे स्टार्ट करे और कैसे अच्छे रिजल्ट तक पहुंचे, आपने अच्छा रिजल्ट लाया उस तरह से कैसे पहुंचे, एक बार समराइज करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होगा अभी के लिए। बेसिकली क्या होता है कि देखो खुद से करना इतना तो है नहीं, तो पहले अगर तुम किसी कोचिंग को प्रीफर करते हो तो मोस्ट, क्योंकि कोचिंग में किसी भी जैम के एग्जाम के लिए 95% कोचिंग हेल्पफुल है। 95% तो कोचिंग हेल्पफुल है। कोचिंग से क्या होगा, प्राप्त है मटेरियल मिल जाएगा, डीपीपी मॉक टेस्ट सब मिल जाएंगे। तो क्या करो कि कोचिंग में अगर तुम क्लासेस ले रहे हो तो ठीक है, क्लासेस ले रहे हो। अगर बाय द वे तुम जैसे किसी आईआईटी से पढ़ रहे हो, तो आईआईटी से अगर तुम मास्टर्स कर रहे हो अपना, तो तुमको गेट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ज्यादातर बच्चे आईआईटी वाले कोचिंग तो लेते नहीं, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, बैकग्राउंड उनका सिंपल यूनिवर्सिटी होता है, नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी होता है, तो 95% उनके लिए कोचिंग हेल्पफुल होगा। बिकॉज कोचिंग में डीपीपी मिल जाएंगी, और जो डिस्कशन होगा तुम्हारा तो वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद डीपीपी अगर तुम रेगुलर कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो तुम्हारा मोल ही है कि अगर तुम सही से सिंसियर होकर दे रहे हो चीजें, तो तुम्हारा रिजल्ट फाइनली अच्छी रैंक आएगी। देन क्या है, पीआईक्यू तुम 8 to 10 टाइम, मल्टीपल टाइम, जितना टाइम तुम पीआईक्यू में दे सकते हो। बिकॉज पीआईक्यू में देने का मतलब है पीआईक्यू से कॉन्सेप्ट सीखना, कि इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मैं इतना जानता हूँ, जैसे मुझे पता है कि जैम में कितना भी वो क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट डालेगा ही डालेगा।
एमजीएफ डालेगा ही डालेगा, काई स्क्वायर का, गामा का, नॉर्मल का एमजीएफ हो सकता है वो एमजीएफ से सम निकलवाना चाह रहा हो, एमजीएफ डाल के बोल दे x1 प्लस x2। तो जैम में कुछ चीजें फिक्स हैं कि क्वेश्चन इस पे आएंगे ही आएंगे। तो उसमें क्या होगा, तुम डीपीपी लगाओगे, और क्योंकि डीपीपी जो बनती है वो जैम के अकॉर्डिंग ही पेपर सेट करने वाले हैं, कोचिंग फिर जैम के अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा रहेगा। तो इसलिए कोचिंग बहुत हेल्पफुल रहेगी, और तुम्हारी डीपीपी तैयार, तो तुमको फाइनल एग्जाम में प्रेशर नहीं फील होगा जब तुम एग्जाम देने जाओगे, बिकॉज इतनी प्रैक्टिस रहेगी तुम्हारी कि तुम प्रेशर नहीं फील करोगे किसी टाइप का, और लगेगा कि क्वेश्चन मैंने सारे साल किए हैं। जब एग्जाम में तुम सेंटर पे क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, तो ऐसा लगेगा कि मैंने तो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो तुम क्वेश्चन को इनिशिएट करने लगोगे, और जैसे इनिशिएट किए क्वेश्चन आने लगा, तो अपने आप एक जैसे माइंड में होता है ना, माइंड में एक ब्लॉक हो जाएगा कि या नहीं यार मैं तो पूरा पेपर कर ले रहा हूँ, तो आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि अगर तुमने मान लो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन नहीं आए, तो माइंड वहाँ क्या हो जाएगा, माइंड एक बोलेगा कि यार अब मेरे से पेपर नहीं हो। तो रैंक अप करना और रैंक लो करना यहीं पर मैटर हो जाती है, बिकॉज जब माइंड में एक ये हो जाता है कि मेरे से पेपर नहीं हो रहा, तो मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, तब मैं जानता हूँ। हम्म। तो वहां पर तुम्हारा माइंड पूरा वो हो जाएगा, तुम्हें आते क्वेश्चन भी तुमसे गलत होने लगेंगे। बिल्कुल, देखिए मिस्टेक्स करके हम सीखते हैं, तो ये सब एक्सपीरियंसेस हैं, तो जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं बच्चे, क्योंकि आप चाहते हो कि आप गलती करके ना सीखो, तो आप दूसरों के गलतियों में सीख सकते हो। जो लोग गलतियां किए हैं वो बताते हैं, तो उससे बच्चे सीख सकते हैं कि हाँ इन्होंने ये गलती की तो मुझे ये गलती, उससे आप सीख सकते हैं। जरूरी नहीं हर गलती करके ही सीखेंगे। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई कि क्या मिस्टेक नहीं करनी और कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करना है। ओके सो पवन, चलो तो लास्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे आप पहली बार मुझसे जब आई थिंक हमारी आप यूट्यूब के थ्रू आए थे राइट, फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे? यस। हाँ यूट्यूब पर देखा था, नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम तो। जब बहुत पहले 2021 आई थिंक 22 में। तो ठीक है पवन, थैंक यू सो मच टाइम के लिए, आपने काफ़ी अच्छा गाइड किया बच्चों को, ये बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय।